ठीक है, हुआ नहीं है कभी। अभी देख, एक बार जो हुआ था वो कट गया था आपका। अब हो गया होगा, अब देखना। अब हो गया। ठीक है, ओके। इसमें चिकन फ्राई कितने जुड़ गए, मेरा पता है कितने। काउंटिंग होगी। चलो बाद में चलो, हाँ जी, शुरू करा के विनोद मलिक साहब। आदरणीय साथियों, जैसा कि आज इस कोरोना की महामारी में पूरी दुनिया के साथ जो स्थिति है, उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने साथी इसमें जुड़े हैं, खासकर वो उनके परिवार, उनके मित्रों सहित इस बीमारी से बचे हुए होंगे। मैं सबसे पहले तो आज इस विषय पर बोलने के लिए जो समय दिया है, पेज पे जो टाइम तय हुआ है, उसके लिए बेरोजगार मंच हरियाणा, एसएफआई, डीवाईएफआई के साथियों का जो एक प्रयास है, पब्लिक सेक्टर के डिपार्टमेंट बचे रहें, उसके लिए अपने साथियों को, अपने मित्रों को जो जानकारी देने की शुरुआत की है, उसके लिए मैं बेरोजगार मंच युवा हरियाणा का, एसएफआई का, डीवाईएफआई का धन्यवाद करता हूं। और साथियों ने जो इस बारे में अपने जो प्रयास शुरू किए हुए हैं, और इन्हीं प्रयासों में उचाना में जो 31 तारीख को युवा साथियों का एक सम्मेलन जो बुलाया है, उसके लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं साथियों को देता हूं, पूरे हरियाणा के बिजली कर्मचारियों की तरफ से और अपनी तरफ से। साथियों, जिस विषय को लेकर आज इस पेज पे चर्चा की जो बात आज साथियों ने कही है, बिजली का निजीकरण और घटते हुए रोजगार, इस विषय में सबसे पहले हम बिजली का जो ढांचा है, बिजली का जो एक अपना विभाग है, उसकी थोड़ी सी चर्चा शुरू करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए अपने को इस बिजली के डिपार्टमेंट में जो पिछले लंबे समय से, जब से इसका गठन हुआ, ये कह सकते हैं कि पूरे देश में बिजली का जो ढांचा है, बिजली का जो विभाग है, वो विभाग पूरे देश में दूरी का काम करता है इस देश को विकास की ओर लेके जाने में। इसकी शुरुआत में जैसे हम कहें, हरियाणा का राज्य बिजली बोर्ड, जब हरियाणा बना 1/11/1966 को, हरियाणा का जैसे ही गठन हुआ, पूरे देश की तर्ज पे जिन जिन राज्यों में पहले से बिजली बोर्ड काम करते थे, हरियाणा भी जब बना तो हरियाणा बनते ही हमने हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड का गठन किया। और हरियाणा बिजली बोर्ड का गठन होने के बाद इसकी जो स्थिति थी, हम पूरे प्रदेश में एक उद्देश्य के साथ इस काम को हमने हाथ में लिया कि पूरे प्रदेश में हर खेत तक, हर डाणी तक, हर घर तक, हर फैक्ट्री तक बिजली पहुंचाने का हम काम करें। और ये बहुत जरूरी व्यवस्था थी उस टाइम की पब्लिक सेक्टर में। जब हमने इस काम को अपने हाथ में लिया तो हम गर्व के साथ एक बात कह सकते हैं कि हरियाणा के कर्मचारियों ने, हरियाणा के बिजली के कर्मचारियों ने दिन रात ना देखते हुए, गर्मी सर्दी के दिनों को ना देखते हुए, पूरे प्रदेश के बिजली के ढांचे को, पूरे प्रदेश के बिजली की व्यवस्था को हर डाणी तक, हर खेत तक, हर झोपड़ी तक पहुंचाने का हमने काम किया। इसमें हमारे सैकड़ों साथी शहीद हुए जो बिजली का काम करते हुए इस व्यवस्था को, बिजली को खेतों में पहुंचाने तक, मतलब काफी साथियों ने इसमें शहादत दी। और हम ये कह सकते हैं कि पूरे देश में हरियाणा प्रथम राज्य ऐसा बना जिसने हर खेत तक, हर घर तक, हर डाणी तक, हर गांव तक बिजली पहुंचाने का जो अपने हाथ में काम लिया था। बहुत ही कम समय में उसको हम करने में कामयाब रहे
और पूरे देश में सबसे पहले हरियाणा को इलेक्ट्रिफिकेशन करने में अहम भूमिका बिजली के कर्मचारियों ने, बिजली के इंजीनियरों ने इसमें निभाई और पूरे देश का में सबसे पहले अवार्ड हरियाणा के राज्य बिजली बोर्ड को मिला। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया, हजारों की संख्या में हम साथियों ने इसमें काम शुरू किया और ये कह सकते हैं बिजली का महकमा, बिजली के 62,000 लोग बिजली के महकमे में काम करते थे और बिजली बोर्ड का उद्देश्य जो था हर घर तक, ढाणी तक, खेत में बिजली पहुंचाने का और दूसरा इसमें रोजगार उपलब्ध कराने का, उस काम को हम हाथ में लिए हुए थे। 1990-91 तक हम इस काम को करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हजारों लोगों को इसमें रोजगार दिया हुआ था, हर किसान तक हम बिजली पहुंचाने का काम कर रहे थे। लेकिन 1991 के बाद जो नई नीतियां इस देश में आने का जैसे शुरुआत हुई, 1991 में जब नई नीतियों का प्रचार प्रसार हुआ तो पब्लिक सेक्टर के जो भी डिपार्टमेंट थे, पब्लिक सेक्टर के जितने भी विभाग थे, उन सभी विभागों को सरकार ने फैसला लिया कि इन विभागों को भविष्य में नई औद्योगिक आर्थिक नीतियों के चलते इनको सबको एक एक करके सुकोड़ने का काम करेंगे, जिसमें हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को भी उन्होंने निशाने पे लिया। प्रदेश में बंसीलाल की सरकार थी। 14 अगस्त 1998 को इस डिपार्टमेंट को तोड़ने का काम इस नाम से शुरू किया गया कि इसका जो विभाग है 400 करोड़ के घाटे में आज चला गया है, इसको सरकार इसका बोझ वहन नहीं कर सकती। सरकार अब इस डिपार्टमेंट को चलाने में असमर्थ है। और विभागों के साथ भी ऐसा किया जा रहा था, लेकिन हम बिजली के महकमे के लिए कह सकते हैं बिजली का जो महकमा है, बिजली का जो विभाग है और विभागों की तरह नहीं है। इसका जो स्वरूप है, इसकी जो जरूरत है, ये जरूरत आज आम जनता की है और हमारी मांग ये रहती थी और हम मांग ये करते थे कि बिजली का अधिकार मानव अधिकार बने। इसी तरह पे हम चलते हुए इसको 400 करोड़ के घाटे की बात करके मैनेजमेंट ने झूठे आंकड़े पेश किए, सरकार ने झूठे आंकड़े पेश किए और इस विभाग को तोड़ने का काम किया। जब इसको तोड़ने का काम शुरू किया तो इस प्रदेश में हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के स्थान पर हरियाणा HVPNL का जो एक कंपनी थी उसको बनाया और उसके बाद पहले इसको कंपनी निगमीकरण किया। निगमीकरण के बाद जो सरकार ने जो पहले से फैसला ले रखा था कि 1991 के बाद बिजली के महकमे का प्राइवेटाइजेशन करेंगे, बिजली के विभाग को तोड़ के पब्लिक सेक्टर की बजाय प्राइवेट हाथों में इसको देंगे। इसका मुख्य बात यह थी कि जब जिस दिन हम बात करते थे आजादी के बाद, जब इन महकमों को बनाया जा रहा था, बिजली का ढांचे को, मूलभूत ढांचे को, जो बिजली का मूलभूत ढांचा है पब्लिक सेक्टर में पूरे देश के सतर पे और हरियाणा के सतर पे भी इसको जब बनाया जा रहा था, भाखड़ा डैम से लेकर नांगल चौधरी तक जो हमने लाइनें बिछाई, जिसमें हमने बड़े बड़े पावर हाउस बनाए, जिसमें हमने लंबी लंबी लाइनें खींच के इस विभाग को हर घर और ढाणी तक पहुंचाने का जो हम काम कर रहे थे, उसी के बीच में एक दौर ये था कि जनता को पब्लिक सेक्टर की बजाय प्राइवेट सेक्टर बिजली नहीं देना चाहता था। आजादी से पहले भी बिजली होती थी, आजादी से पहले, प्रदेश बनने से पहले भी कुछ गरीब अमीर लोगों के पास ही बिजली के साधन उपलब्ध होते थे। पब्लिक सेक्टर ना होता तो इसके ना थर्मल इतने बड़े बड़े लागने थे, ना मूलभूत ढांचा जो हमने खड़ा किया है वो खड़ा हो पाता। आज पूंजीपतियों के पास लगातार आप देख रहे हैं पूंजीपतियों की जो व्यवस्था है, पूंजीपति लोगों ने ऐसे जितने भी इजारे हैं, चाहे वो शिक्षा का इजारा है, चाहे वो हॉस्पिटल का इजारा है, चाहे वो परिवहन का है, जितनी भी व्यवस्थाएं एक दौर में इस बात के लिए उनको सार्वजनिक क्षेत्र में लेके आए थे कि उनका विकास हो, और उसी विकास के चलते चाहे वो बैंकिंग प्रणाली की बात है, चाहे वो बीमा प्रणाली की बात है, चाहे रोडवेज के परिवहन व्यवस्था की बात है, चाहे रेल जैसे महत्वपूर्ण महकमे की बात है, बिजली के महकमे की बात है, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात है, इन सब में धीरे धीरे करके जिस प्रकार के फैसले सरकार ने लिए हैं उसी का शिकार हरियाणा के राज्य बिजली बोर्ड को भी इन्होंने बनाया है। और हम ये कहना चाहते हैं कि 400 करोड़ के घाटे की बजाय आज इसको प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इससे केवल इतना ही नुकसान नहीं हुआ कि बिजली इस विभाग के कर्मचारियों को जो खतरा है, उसके साथ साथ नए युवा जो बेरोजगार हैं, इस विभाग में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलना था। जैसे जैसे नीतियां बदलती गई 1998 से अगर आप देखोगे इस विभाग में आज प्रति कनेक्शन, जिस दिन इस विभाग को हमने बनाया था, अगर 2014 के आंकड़े भी हम लें, 2014 में केवल 25 लाख कनेक्शनों का, इसमें 25 लाख कनेक्शन होते थे, आज ये बढ़ के लगभग इनकी संख्या दुगनी हो गई है। इस विभाग में जितने लोग काम करते थे उनकी संख्या अगर हम देखें 62,000 लोगों ने इस डिपार्टमेंट में काम किया है।
62,000 की बजाय आज अगर हम देखेंगे तो पक्के तौर पर जो कर्मचारियों की बात है वो तो अलग स्थिति है कि हम लगातार लड़ाई के मैदान में रहते हैं, लगातार हम लड़ाई लड़ते हुए इस विभाग में भर्ती करवाने का जो काम है उसको हमने जारी रखा हुआ है। चाहे वो पिछले दिनों में एएलएम की भर्ती की बात हो, चाहे पिछले दिनों में एसए और एलडीसी की बात हो, यूडीसी की बात हो, अकाउंटेंट और एसडीओ की बात हो, ये हमारी लड़ाई लगातार खाली पदों को भरने की रहती है। उसके बावजूद भी इस डिपार्टमेंट में जितनी जरूरत है, जितने लोग, जितने कर्मचारी, जितने लोगों को इस डिपार्टमेंट में रोजगार मिल सकता था, उसकी बजाय आज हम लगभग 50% लोगों से इस डिपार्टमेंट का काम चलाए हुए हैं। और 50% में से भी ये हम कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा लोग, आज की स्थिति अगर हम देखें, लगभग 36,000 लोगों का डिपार्टमेंट ये बचा हुआ है, जबकि इस डिपार्टमेंट में 70,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। प्रति कनेक्शन के हिसाब से जितनी लंबी हमारी लाइनें हैं, जितने हमने नए पावर हाउस बना दिए, जितने हमने नए ट्रांसफार्मर लगा दिए, बहुत ज्यादा कनेक्शन हमने कर दिए, चाहे खेती की बात हो, चाहे उद्योगों की बात हो, चाहे घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए बात हो, ये जितने हमने कनेक्शन किए हैं, उसके बावजूद इसमें 50% लोगों से काम चलाया जा रहा है। और 50% में से भी आधे से आधे लोग, लगभग ये कह सकते हैं 35-36 हजार में से केवल 22-23 हजार लोग ही हैं जो परमानेंट कर्मचारी हैं। कच्चे कर्मचारी के तौर पे जो लोग लगे हुए हैं, या तो डीसी रेट पे हैं, उनको भी ठीक से वेतन, समय पे वेतन नहीं मिलता, उनकी कोई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं है। और जो डीसी रेट पे लोग नहीं है, जिनको ठेकेदार के हवाले से, ठेकेदार के माध्यम से लगाया हुआ है, उनकी तो बहुत ही बदतर स्थिति है। रोजगार के मामले में अगर हम देखेंगे तो उनका जो रोजगार है, कच्चा रोजगार है, कोई रोजगार की गारंटी नहीं है, किसी भी प्रकार की अन्य कोई सुविधा नहीं है। हालात ये हैं कि उनको भूखे मरने तक, मतलब इलाज तक के पैसे उनके पास नहीं है, परिवारों का इलाज वो नहीं करवा सकते, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा देने में वो असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति हमारे इस बिजली बोर्ड की हालात इन्होंने जो बनाई है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लगातार इसमें प्रैक्टिकल किए जा रहे हैं। कभी इसकी सब डिविजनों को प्राइवेट करने की बात करते हैं, कभी इसके फीडरों को प्राइवेट करने की बात करते हैं, कभी लाइन लॉसेज पे लेके इसकी बात करते हैं। और स्थायी जो काम हमारे हैं, चाहे मीटर की रीडिंग लेने का काम है, चाहे कैश लेने का काम है, चाहे बिल बांटने का काम है, चाहे इसकी लाइनों की मरम्मत करने का काम है, चाहे नए कनेक्शन देने की बात है, चाहे उनके रख रखाव ट्रांसफार्मर बदलने की बात है। ऐसे जो काम स्थायी हैं डिपार्टमेंट के, जिनको स्थायी रूप से स्थायी काम पे स्थायी कर्मचारी की भर्ती हो, ये सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है, उसकी भी वायलेशन करके आज ये स्थिति ये पैदा हो रही है कि पूरी की पूरी सब डिविजनों को प्राइवेट करने का काम, पूरी की पूरी सब डिविजनों का आज जो मेंटेनेंस का काम है, चाहे वो बिल लेने का काम है, बिल बांटन का काम है, मीटर की रीडिंग लेने का काम है, इन सारे कामों को, सभी कामों को ठेकेदारों के हवाले करने की जो इनकी योजना है, इससे सबसे बड़ा खतरा यह है कि डिपार्टमेंट का की जो स्थिति है वो नहीं बच पाएगी। आज हम एक बात साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि घाटे के नाम पे जिस चीज को बेचा गया था, उनको प्राइवेट लोगों के हवाले जो किया जा रहा है, हम एक बात गारंटी के साथ कह सकते हैं, कोई भी पूंजीपति अपनी किसी चीज को जिसमें प्रॉफिट ना होगा, जिसमें दो अन्य उसमें ना बचेंगे, उस तरह के डिपार्टमेंट को खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। आज पूंजीपतियों के पास वो दौर समाप्त हो चुका है जिसमें उनके पास पैसा लगाने के लिए नहीं था, आज वो हर चीज को खरीदना चाहते हैं। चाहे वो अडानी जी की बात है, चाहे अंबानी जी की बात है, चाहे टाटा और बिरला की बात है, इनके पास आज बिजली के प्लांट लगाने के भी इनके पास धन इतना हो गया है, उसको ये प्रयोग करना चाहते हैं। बड़े बड़े ये पावर हाउस लगा के, मतलब इस काम को, अगर ये घाटे का काम होता बिजली का महकमा, तो निश्चित रूप से हम एक बात गारंटी के साथ कह सकते हैं कि कोई प्राइवेट आदमी इसको खरीदने वाला नहीं होता, इस डिपार्टमेंट में प्रवेश करने की जरूरत वो नहीं समझता। ऐसे हालात पैदा कर रखे हैं, हर रोज नए नए बिल लागे, प्राइवेट लोगों के हवाले इसको कैसे किया जाए, अलग अलग कानून ये लगातार बनाने का जो इनका काम है। चाहे पावर बिल, जो पिछले दिनों में मैं कह सकता हूं कि बिजली का महकमा एक दौर में ऐसा महकमा था कि प्राइवेट लोग बिजली पैदा नहीं कर सकता था, कोई बिजली का प्लांट लगाने नहीं लगा सकता था। अगर कोई जनरेटर भी अपने घर में लगाता था, अपनी इंडस्ट्री में कोई जनरेटर लगाता था, तो उसकी जो स्थिति थी उसको डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती थी। लेकिन आज उनके लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं, उनको बड़े बड़े प्लांट लगाने की अनुमति दी जा रही है, उनको बड़े बड़े थर्मलों का के प्रोजेक्ट प्राइवेट लोगों के हवाले किए जा रहे हैं। और विदेशों, मतलब दूसरे प्रदेशों से बिजली खरीदने की जो योजना है, बड़ी बड़ी कंपनियों से बिजली खरीदने की जो योजना है, हम कह सकते हैं कि बिजली ने जो विकास किया है, हरियाणा में किसान के विकास की बात देखो, हमने जो बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई किसान को, उसको जो हमने बिजली की सब्सिडी दी,
बिजली के सस्ते रेट दिए, हर खेत तक हम बिजली लेके गए, उसका मुख्य जो हमने किया उसकी वजह से ही आज प्रदेश में हम गर्व के साथ ये बात कह सकते हैं पूरे देश में कि हमने आत्मनिर्भर बनाने में, हरियाणा के किसान ने इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में पूरा योगदान दिया है। उसका मुख्य रूप से जो उसका योगदान है वो बिजली की वजह से है। और इसका जब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था, इसको जब कंपनी बनाया जा रहा था, तो हम बिजली के लोग, पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठे हुए, निजीकरण विरोधी हमने मंच बनाया और उसमें हमने सरकार को चेताया इस बात के लिए कि अगर आप हरियाणा के राज्य बिजली बोर्ड का निजीकरण करते हैं, कंपनियों के हवाले अगर आप इसको करते हैं, तो उसमें जो ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया था बंसीलाल की सरकार ने, उसमें साफ तौर पर जो बात लिखी थी कि हरियाणा में प्रदेश में किसान की जो सब्सिडी है उसको समाप्त करेंगे और किसान को भी पूरे बढ़े हुए रेटों में बिजली उपलब्ध कराएंगे, गरीब आदमी को भी बढ़े हुए रेटों में बिजली उपलब्ध कराएंगे। और जो इसका प्रदेश का कर्मचारी है जिसने अपनी मेहनत की पूरी जिंदगी इसमें लगा के इस डिपार्टमेंट को खड़ा किया है, उसकी कोई गारंटी नहीं होगी इस बात की। सरकार की बेचने के बाद कंपनियां होंगी इस बात के लिए, कंपनियों की इच्छा होगी तो उन कर्मचारियों को रखेंगे, अगर कंपनी की इच्छा ना होगी तो कर्मचारियों को नहीं रखा जाएगा। इस तरह के फैसले इन्होंने लिए और हम कह सकते हैं कि किसान की समृद्धि में, किसान को आत्मनिर्भर बनाने में, किसान की पैदावार को बढ़ाने में बिजली का जो रोल रहा है पूरे देश में हरियाणा प्रथम राज्य इस प्रकार का है। ये बात जब हम लेके गए, सस्ती बिजली, जिसके बदले में अगर हम सस्ती बिजली उपलब्ध कराते हैं किसान को, तो भारी मात्रा में मार्केट की जो फीस है, अनाज के ऊपर मिलने वाली जो फीस है वो सरकार के पास जाती है, उससे उसका घाटा कवर, सरकार का दूसरे तरीके से घाटा कवर हो जाता है। हम लगातार इस प्रयास को करते हुए जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, तो हमने पूरे प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों में भी बिजली की जो उपलब्धता है उसको हम लेके गए, हर उद्योग तक हमने बिजली का कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। और बिजली ने धुरी के रूप में जो काम किया है, धुरी के रूप में जो बिजली हमने इसमें औद्योगिक क्षेत्र में दी है, उसकी वजह से लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिला है बड़ी संख्या में। चाहे फरीदाबाद की बात है, चाहे पानीपत की बात है, गुड़गांव मानेसर की बात है, यमुनानगर और सोनीपत की बात है, इसमें जितने रोजगार मिले बिजली की वजह से, बिजली के हमने उपलब्धता कराई, हमने उद्योगों में बिजली के कनेक्शन दिए, पूरे 24 घंटे हमने उनको बिजली उपलब्ध कराई। इसकी वजह से बड़ी संख्या में रोजगार इसको जितने भी युवा थे उनको मिल पाए हैं। और आज जो स्थिति सरकार ने बना रखी है, लगातार जो दिल्ली के फैसले, हर रोज जो फैसले बदलने का काम सरकार करती है, पावर बिल 2003 लेके आई, जिसकी वजह से इस पूरे देश में निगमीकरण हुआ, पूरे देश में बिजली के ढांचे का व्यापारीकरण हुआ। व्यापारीकरण के चलते आज जो कंपनियां इस प्रदेश में भी काम कर रही हैं, जहां जहां बिजली की कंपनियों ने काम किया वहां रोजगार को तो खतरा हुआ, उस प्रदेश की जनता को बिजली मिलने में भी असुविधा पैदा हुई। पिछले दिनों में अगर हम देखें उड़ीसा के जो हालात हैं, जिसने सबसे पहले बिजली के जो ढांचा है उसको प्राइवेट करने का काम किया था, उड़ीसा की स्थिति अगर हम देखेंगे तो उड़ीसा में सबसे पहले जो सुपर साइक्लोन आया था, उसके बाद उसका जो नुकसान हुआ था, बिजली का ढांचा जो तहस नहस हुआ था, उसको प्राइवेट कंपनियों ने खड़ा करने में, प्राइवेट कंपनियों उसकी रिपेयर करने में असमर्थता जाहिर की, असमर्थता जताई। और उसकी वजह से ही पूरा का पूरा जो उड़ीसा का जो ग्रामीण क्षेत्र था, गरीब जनता जहां बिजली का प्रयोग करती थी, सबसे पहले वहां से बिजली गायब हुई। और हम देखेंगे तो पिछले दिनों में अगर हम देखें इसका पूरा महाराष्ट्र के ढांचे को अगर हम देखें, महाराष्ट्र ने भी पूरे देश में इसका जो एनरान की जो कंपनी आई थी उसको जो शुद्ध गारंटी, उसको जो गारंटी दी थी, एनरान को जो फैसिलिटी प्रोवाइड की थी पूरे देश की सरकार ने, उसके जो 13 दिन की सरकार वाजपेयी जी की थी, 13 दिन की सरकार में उसको एनरान को इस प्रदेश में महाराष्ट्र में उसको एंट्री करवाई, महाराष्ट्र में उसको लेके आए, अपने बैंकों से उनको लोन दिलवाया। और एनरान एक ऐसी कंपनी थी जो पूरी दुनिया में जिसको ब्लैक लिस्ट किया हुआ था, अमेरिका ने उसको ब्लैक लिस्टेड करके बाहर निकाला था, उसने अपने प्रदेश के बैंकों से कर्ज लिया, शुद्ध 16% मुनाफे की गारंटी उसको दी। और आज स्थिति यह है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद आज महाराष्ट्र में अगर हम देखेंगे, एनरान नाम की कोई चिड़िया बची नहीं है, वो देश का करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया लेके इस प्रदेश में से, महाराष्ट्र में से गायब हुई। इस तरह के हालात इन्होंने पैदा किए हैं। आज बात करते हैं पावर बिल 2003 में अमेंडमेंट करने की। लगातार आप देखोगे पावर बिल 2003, उसमें जो अमेंडमेंट है, उसमें जो संशोधन है, उन संशोधनों को करते हुए पावर बिल 2020 लेके आना चाहते हैं। पावर बिल 2020 आने के बाद
आज इस देश में और प्रदेश में अगर पावर बिल 2030 की अगर हम 20 की अगर हम बात करेंगे, उसकी जो व्यवस्था को हम देखेंगे, उसके कानून को जब हम पढ़ेंगे तो हमारे को समझ में आएगी कि गरीब आदमी से, जनता से, गरीब आदमी की झोपड़ी से इस बिजली के बल्ब को ये बंद करना चाहते हैं। हम ये साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि अगर ये पावर बिल 2020 के जो इनके संशोधन है, ये अगर इसमें लागू करने का जो प्रयास इनका है, उसको अगर लागू करने में कामयाब हो पाए तो आज हम कह सकते हैं किसान के खेत से बिजली गायब हो जाएगी। आज जो हम लड़ाई झगड़े के बाद, लगातार सरकार में आंदोलन करने के बाद, लगातार बिजली विभाग के साथ लड़ने के बाद, आज अगर हम जो करवा पाए हैं, प्रदेश के किसान को 10 पैसे में जो बिजली उपलब्ध हमने करवाई है और 15 रुपए हाउस पावर के हिसाब से जो हम फ्लैट रेट में बिजली उपलब्ध कराते हैं, उसी की वजह से किसान की जो हालत है, किसान बहुत ही दयनीय स्थिति में है। किसान आज खेत का जो बिल है, एग्रीकल्चर पावर का जो बिल है, वो मिनिमम जो नॉमिनल चार्जेस हम उससे लेते हैं वो भी भर पाने में असमर्थ है। और उसकी जो असमर्थता है वो इस हालत में अगर हम उसको लेके जाएंगे, नया जो बिल आएगा उसमें सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी को जो खत्म करने की ये बात करते हैं। बिजली का जो कनेक्शन है, उस दौर में जब हम बिजली के महकमे में HSCB के रूप में काम करते थे, उस टाइम हम खेत का जो कनेक्शन देते थे केवल 30 रुपए सिक्योरिटी भर के, और चाहे कितनी लंबी लाइन उसकी होती, चाहे कितने खंभे उसका लग दे, कोई ट्रांसफार्मर की बात भी होती, सारा कुछ बिजली का डिपार्टमेंट में वहन करता था। आज स्थिति ये है कि 1-2 किले वाला किसान, छोटा किसान बिजली का कनेक्शन लेने की स्थिति में नहीं है। और अगर ये पावर बिल 2020 की जो संशोधन है उनको अगर लागू करेंगे, सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी को सरकार जो खत्म करना चाहती है, उसकी वजह से आज जिस खेत में जिसका ट्यूबवेल का कनेक्शन 10 हाउस पावर का है और हम उससे 15 रुपए प्रति हाउस पावर के हिसाब से लेते हैं, केवल 150 रुपए भरने की स्थिति में वो किसान नहीं है, तो क्या क्रॉस सब्सिडी और सब्सिडी खत्म होने के बाद उस बिल को वो जिसकी कीमत है, जिसका लगभग जो बिल आएगा वो 15 हाउस पावर की मोटर का लगभग 6,000 रुपए बिल आएगा। और 6,000 का बिल अगर किसान नहीं भर पाएगा तो निश्चित रूप से उसमें जो प्रावधान है, उसके प्रावधान के अनुसार उसका जो बिजली का कनेक्शन है उसकी हमने कटौती करनी पड़ेगी, बिजली का कनेक्शन हमने काटना पड़ेगा। अगर थोक की संख्या में किसान बिजली का बिल नहीं भर पाए तो हम कह सकते हैं कि बिजली का बिल भरने की बजाय अगर उनके हमने कनेक्शन काट दिए, बिजली का विभाग ने अगर उनके कनेक्शन काटे, तो निश्चित रूप से इस देश के खाद्यान्न में कमी आएगी। इस प्रदेश में ना जीरी हो पाएगी, ना इस प्रदेश में गेहूं का उत्पादन हो पाएगा। और जितना भी उत्पादन हरियाणा पूरे देश के को आत्मनिर्भर बनाने में जो योगदान दे रहा है, उसमें कहीं न कहीं कमजोरी आने की संभावना है। और हम कह सकते हैं इस बात को कि जो प्राइवेट लोगों के हाथ में चली जाएगी, बिजली का विधेयक 2020 आने के बाद अगर इसके और टुकड़े करके और छोटे टुकड़े करके इसको सब डिविजन स्तर पे, इसको फीडर के स्तर पे, डिवीजन के स्तर पे इसको प्राइवेट करेंगे तो निश्चित रूप से जो रोजगार आज मिला हुआ है उस रोजगार भी खतरे में पड़ जाएगा। 2005 के बाद हमारे बीच में बहुत सारे साथी कच्चे कर्मचारी के तौर पे आए, बड़ी संख्या में उन साथियों के एक्सीडेंट हुए, फैटल और नॉन फैटल एक्सीडेंट उनके हुए, उनकी संभाल करने वाला कोई नहीं था, उनका इलाज करवाने वाला कोई नहीं था। आज स्थिति ये हो रही है कि आज हम इस प्रदेश में जो आज रोजगार भी है, उस रोजगार में भी कच्चा रोजगार उपलब्ध है, उसकी ना कोई गारंटी है, ना कोई तनख्वाह की गारंटी है, ना कितना मिलेगा, कब मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी है, ना इस बात की कोई गारंटी है कि आने वाले समय में उसके रोजगार बच पाएगा नहीं बच पाएगा, वो नौकरी में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। ऐसे हालात बनने के बाद, ऐसे हालात जो बन रहे हैं, उससे जैसे जैसे डिपार्टमेंट में निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जहां जहां निजीकरण के दायरे में गए हैं, चाहे वो हमारे थर्मलों की बात है, चाहे हमारा हाइडल की बात है, जहां हम बिजली पैदा करने का काम करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में जहां हमारे हजारों कर्मचारी लगते थे, जिसमें थोक के भाव में आज पूरे के पूरे काम को ठेकेदारों के हवाले किया गया है। और ठेकेदारों के जो हालात हैं, कोई ड्यूटी का समय नहीं है, आज उनसे 8 घंटे की बजाय 12 घंटे और 16 घंटे उनसे ड्यूटियां ली जा रही हैं। और मिनिमम वेज के नाम पे ना उनको कोई मिनिमम वेज दिया जा रहा है, ना कोई उनके इलाज की गारंटी है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लोग बॉयलर में जल के मर जाते हैं, उनको कोई मुआवजा देने वाला नहीं है, उनके लिए कोई सुनने वाला नहीं है। और मिनिमम तौर पे अगर हम देखेंगे, पक्का कर्मचारी उन दोनों ही तीनों ही डिपार्टमेंटों में, जहां पे थर्मल की बात है, ना कोई थर्मल में बचा है जिसमें हजारों लोग काम करते थे, आज कच्चा रोजगार है, कच्चा रोजगार भी नहीं है, ठेकेदार को वर्क आउटसोर्स किया हुआ है, उसमें आज जहां जरूरत थी 200 लोगों की, आज जहां जरूरत थी 500 लोगों की, उसमें केवल 50 और 60-70 लोगों से काम करवाया जा रहा है। ना उनकी सेहत का कोई ध्यान रखा जा रहा है, ना उनको मानवता के तौर पर जो जरूरी उपकरण हैं
उनको वो भी उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। वेतन समय पे नहीं मिलता है, 18-18 घंटे 16-16 घंटे उनसे काम लिया जा रहा है, और जब उनका कोई दुर्घटना हो जाती है तो दीवार के पार, बाउंड्री के पार उसकी डेड बॉडी को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे हालात हरियाणा में हैं। बेरोजगार युवकों के साथ जो बद्दा मजाक किया जा रहा है, लगातार हम इस लड़ाई के मैदान में हैं। हमने लड़ाई लड़ी है, थर्मलों की लड़ाई भी हमने अपने हाथ में ली है। थर्मलों में आउटसोर्स का जो काम है उसके खिलाफ भी हम लड़े हैं। हम लगातार गेट पे जाके उनके आंदोलन को हमने हैंडल किया है, और उनको मिनिमम वेज और मिनिमम सुविधाएं दिलवाने के लिए हमारी लड़ाई है। पूर्ण रूप से हम इसको अभी नहीं कर पाए हैं। भविष्य में इस लड़ाई को हमने और मजबूती के साथ लड़ना है, पूरे प्रदेश के सतर पे भी और पूरे देश के सतर पे भी। इलेक्ट्रिसिटी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फैसला किया है कि कच्चे कर्मचारी के लिए भी लड़ेंगे, पक्के कर्मचारी के लिए भी लड़ेंगे, किसान के लिए भी हम लड़ेंगे, मजदूर के लिए भी हम इस लड़ाई में शामिल होंगे। किसान को भी बिजली सस्ती मिले, मजदूर के घर में भी बिजली चसे, बिजली का बल्ब जले, और बिजली का अधिकार मानव अधिकार बने, ऐसी व्यवस्था हम लागू करने के लिए प्रयासरत हैं। जैसे जैसे इसमें बेरोजगारी की जो बात है, जैसे जैसे हम इसमें देखते हैं, जितना भी काम को पिछले दिनों में सरकार ने प्रयास किया कि हमारे 25 सब डिवीजन जिनको उन्होंने चिन्हित किया कि ऐसे सब डिवीजनों को जो पैसा कमा के देने वाले सब डिवीजन थे, साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि जहां जहां घाटे की बात ये करते हैं, जिस सब डिवीजन में घाटे की बात करते हैं, हमारे गुड़गांव की सब डिवीजन है, हमारे फरीदाबाद की सब डिवीजन है, हमारे पानीपत की सब डिवीजन है, हमारे यमुनानगर की सब डिवीजन है। बहुत सारी ऐसी सब डिवीजनें थी जिनमें RIB जो हमारा रेवेन्यू था वो लगभग ये कह सकते हैं कि 90% के आसपास था। उन सभी सब डिवीजनों को इन्होंने निजी हाथों में देने का फैसला किया। पूरा का पूरा उसका जो काम था O&M का, उसको निजी हाथों में देने का फैसला किया। विरोध के बाद हम उसको रुकवा पाए, और अब ये नए नए प्लान लेके आ रहे हैं जहां पे 80% लाइन लॉसेज की बात करते हैं। ये कहते हैं कि लाइन लॉसेज बढ़ गए हैं, इसलिए हम इस डिपार्टमेंट के फीडरों को 11 kV का जो फीडर होगा उसको हम कॉन्ट्रैक्ट पे देंगे, उसको हम प्राइवेट लोगों के हवाले करेंगे, उसमें हम ठेकेदारी प्रथा को लागू करेंगे। ऐसे ऐसे प्लान ये जो लेके आ रहे हैं, ये डिपार्टमेंट को बदनाम करके बेचने की जो स्थिति इन्होंने पैदा की है, जिससे खतरा हमारे को ये है कि गरीब के घर से बिजली गायब होगी। और इसमें जो रोजगार की उपलब्धता होनी थी, केवल डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे, केवल विभाग में ही रोजगार मिले, ऐसी स्थिति नहीं है। बिजली की वजह से जो औद्योगिक घरानों में, औद्योगिक क्षेत्रों में जो आज हमारे को बेरोजगार हमारे जो युवा साथी हैं, जो बहुत ही अच्छे क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने ITI भी कर रखी है, पॉलिटेक्निक होल्डर भी हैं, और बहुत सारे लोग डिग्री प्राप्त किए हुए, आज जो स्थिति पैदा कर रखी है, कोरोना के नाम पे सरकार ने फैसला किया कि कोरोना को भी अवसर में बदलेंगे। उसका असर हमारे डिपार्टमेंट पे भी है, हमारे जो विभाग हैं उनमें भी उसका असर है। हमारी जो कच्चे कर्मचारी हैं, लगातार उनकी छटनियां की जा रही है, चाहे वो HVPN में बहुत सारे साथी हैं जिनकी छटनियां की हैं, और उनको जो देने की बात है, उनको जो मिनिमम वेज देने की बात है, उनको रोजगार की गारंटी करने की बात है। लगातार सरकार के जो इस तरह के फैसले हैं, 2005 के बाद उन्होंने फैसला किया कि किसी भी कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा के तौर पर जो हमारे को पेंशन मिलती थी, पक्का कर्मचारी जो 2005 से पहले लगता था, रेगुलर कर्मचारी को जो हमारी NPS की जो हमारे को जो पेंशन मिलती थी, उस पेंशन को भी बदल दिया। उस पेंशन को भी इन्होंने फैसला कर लिया कि नॉन पेंशनर न्यू पेंशन स्कीम के तहत पूरे देश में लागू करेंगे। वाजपेयी जी आए इस देश में, 2004 की जो उनकी सरकार थी, उस सरकार में इन्होंने फैसला किया कि नॉन पेंशन न्यू पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। उसका असर हरियाणा में भी हुआ, और 2006 में 1 जनवरी 2006 के बाद इस प्रदेश में भी। और ऐसे डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट का हालात इतने नाजुक हैं, जिसका आज काम इतना खतरनाक है कि लाइन पे चढ़ते हुए पता नहीं लगता कि इस लाइन में कितना 1000 वोल्ट का करंट है, और डेड बॉडी भी उस परिवार को हम नहीं दे पाते। जिस तरह से उसका जो बिजली के संपर्क में आने के बाद जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें, और उस जैसे डिपार्टमेंट में भी नई पेंशन स्कीम लागू करेंगे, पुरानी पेंशन स्कीम को बंद करेंगे, सामाजिक सुरक्षा गारंटी को खत्म करेंगे। ऐसे ऐसे जो ये लेके आए, और इस डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में स्थायी है रोजगार, जिसमें स्थायी काम है, उस डिपार्टमेंट में स्थायी काम की बजाय प्राइवेट लोगों के हवाले करके काम स्थायी है और रोजगार अस्थायी देंगे। ऐसा फैसला जो इन्होंने किया है, इसके बदले में आज बिजली के डिपार्टमेंट में 35,000 के स्थान पर लगभग 70,000 लोगों को रोजगार मिलना था। इस
की वजह से, जो प्राइवेटाइजेशन की वजह से, निजीकरण की वजह से जो आज समस्याएं हमारे आई हैं, इसमें सीधा रूप में बिजली के डिपार्टमेंट पे असर इसका है। और बिजली के डिपार्टमेंट के साथ साथ दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं, आज हम कह सकते हैं कि परिवहन की व्यवस्था को तहस नहस करने की योजना है, स्वास्थ्य विभाग को तहस नहस करने की योजना है, वाटर सप्लाई का जो पब्लिक हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है उसको तहस नहस करने की योजना है। किसी की जेब में पैसे हैं तो पानी पियो, किसी के पास पैसा है तो इलाज करा लो। और उसके पैरेलल में एनएचएम जैसे डिपार्टमेंट को जो खड़ा किया जा रहा है, पब्लिक हेल्थ में भी लगातार हम देखेंगे कि उसमें भी कच्चे कर्मचारी की फौज भर्ती की जा रही है। यहां तक कि शिक्षा देने वाले जो लोग हैं, जो इस देश का भविष्य के निर्माता हैं, जिन लोगों ने इस देश के भविष्य को बनाना है, ऐसे लोगों के हाथ में भी, ऐसे लोगों की जो जिम्मेवारी है वो भी गेस्ट टीचर के नाम पे, अस्थायी कर्मचारी के नाम पे, अस्थायी टीचर के नाम पे जो भर्तियां की जा रही हैं। ये सरकार लगातार ऐसे जो कारनामे हैं, इनकी वजह से परिवहन की जो व्यवस्था है आज गरीब आदमी के लिए बहुत जरूरत है। गरीब आदमी के पास अपने संसाधन नहीं है, गरीब आदमी अपने साधनों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। परिवहन जैसी व्यवस्था जिसमें कभी किलोमीटर स्कीम के नाम पे, कभी सोसाइटी के नाम पे, कभी उनकी परिवहन समितियां बना के इस डिपार्टमेंट को जो तहस नहस करने की योजना इसकी है सरकार की। सरकार साफ तौर पे ऐसे ऐसे डिपार्टमेंटों को जिनमें रोजगार की व्यवस्था हो सकती है, आज हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि परिवहन विभाग में लगभग 4000 बसें बची हुई हैं। जरूरत आज उस डिपार्टमेंट में लगभग हम कह सकते हैं कि 18000 बसों की जरूरत है। 14000 नई बसें आ सकती हैं, जिसके बदले में 14/84 एक बस के बदले में 6 लोगों को रोजगार मिलता है। और उनकी जो व्यवस्था है, वो जो देश को, जनता को सेवा का जो सेवा करते हैं, चाहे छात्र ले जाने की बात है, चाहे बुजुर्गों को ले जाने की बात है, चाहे पुलिस कर्मचारियों को लेके जाने की बात है, चाहे विकलांग और रोगियों को फ्री में जो उनका एक वो करने की बात है, ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं आज परिवहन को, परिवहन विभाग में अगर 14000 बसें आती हैं तो 84,000 रोजगार इस प्रदेश में उपलब्ध हो सकते हैं। सरकारी अस्पताल में अगर आज एनएचएम के कर्मचारियों को समायोजित करके उस विभाग में भी अगर हम देखेंगे डॉक्टरों की भारी कमी है, डॉक्टरों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, अध्यापकों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। बिजली जैसे महकमे में पूरा का पूरा देश प्रदेश में, चाहे वो थर्मलों की बात है, चाहे हाइडल की बात है, सारे के सारे जो प्रोजेक्ट इस प्रदेश में काम कर रहे हैं, चाहे वो लाइन मेंटेनेंस करने का काम है, चाहे वो बिल बनाने का काम है, चाहे मीटर की रीडिंग लेने का काम है, यहां तक कि बिजली डिपार्टमेंट में जो कलेक्शन लेने का काम है, जिसमें महकमे की रीढ़ की हड्डी जो है, ना तो उसमें बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है। बिजली का कनेक्शन हमारे हाथ में नहीं है, ठेकेदारों के हवाले कर दिया गया है। गरीब आदमी ठेकेदारों से कनेक्शन लेने की जो बात है, उसके तौर पे बिजली का जो मीटर रीडिंग का काम है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, वो प्राइवेट लोगों के हवाले किया जा रहा है। कलेक्शन का काम भी प्राइवेट लोगों के हवाले किया जा रहा है। पूरा का पूरा काम स्थायी है, हर रोज करने वाला काम है। उसके बावजूद भी कंपनी, उसके बावजूद भी सरकार ने फैसला लिया है कि इन सारे कामों को धीरे धीरे करके ठेकेदारों के हवाले करेंगे। आज व्यवस्था जो लागू करनी चाहिए थी, आज पूरे देश में आज जो हालात बने हैं, आर्थिक मंदी का जो दौर है, आर्थिक तौर पर जो मंदी आई हुई है, इसमें ज्यादा से ज्यादा सरकार ने रोजगार देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जेब में पैसा डालना चाहिए, जिसकी वजह से पैसा अगर लोगों के पास होगा तो जो इस देश में उत्पादन है उसकी भी बिक्री होगी, इस देश में कपड़े की बिक्री होगी, इस देश में जूते की बिक्री होगी, इस देश में और जो खाने पीने की चीजें हैं उनकी व्यवस्था, अगर जेब में पैसे होंगे तो खाने का काम भी लोग खरीदेंगे, मार्केट भी चलेगी, सामान भी चलेगा। और जो सब्सिडी की बात करते हैं, पावर बिल 2020 में सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी, ये इसी तरह की बात है जैसे इन्होंने गैस सिलेंडर में जो किया था। गैस सिलेंडर में इन्होंने प्राथमिक तौर पर शुरुआत किया कि हम सब्सिडी सीधा कंज्यूमर को देंगे, गैस का कनेक्शन, गैस की जो सिलेंडर है उसके रेट इन्होंने जो इस तरीके से बढ़ाए थे, जिसकी वजह से उस सिलेंडर का जो रेट है आज लगभग 700 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। और सब्सिडी के तौर पे उसको पता ही नहीं लगता इस बात का कि मैंने जो सिलेंडर खरीदा था, कब मैं सिलेंडर लेके आया था, कब मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं। इसी तरीके से डीजल और पेट्रोल को इन्होंने जो मार्केट के हवाले जो किया है, इस पे से जो कंट्रोल अपना हटाया है, इस कंट्रोल हटाने के बाद भी अगर हम देखेंगे तो इस देश में पूरी दुनिया के सतर पर अगर पेट्रोल डीजल को हम देखेंगे तो इतना कच्चा माल जो इतना है, बहुत ही ज्यादा उसके रेट कम हुए हैं। एक बार तो ऐसी स्थिति भी आई कि माइनस में चला गया, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के पैसे तक नहीं लिए। उसके बावजूद भी इस देश में देखोगे तो पेट्रोल और डीजल के रेट नियंत्रण मुक्त करने के बाद
जब इनसे बात की जाती है, जब कोई लोग विरोध इसका करते हैं, जब बात इसकी पूछते हैं कि आज क्रूड की जो मार्केट है, आज कच्चे तेल की जो मार्केट है, उसके जो रेट हैं इतने कम होने के बावजूद भी आज डीजल के रेट आप देखोगे 75 रुपए के आसपास है, पेट्रोल 80 रुपए को पार कर चुका है, लगातार इसकी जो बढ़ोतरी है। और उसके बावजूद इसमें जो पब्लिक सेक्टर में जो काम करते थे, चाहे इसमें बीपीसीएल की बात थी, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात है, चाहे इंडियन ऑयल की बात है, इन सब इजारों को धीरे धीरे करके अडानी और अंबानी के हवाले करने की जो इनकी योजना है, इससे रोजगार को संकट है। इसमें जो हमारे पढ़े लिखे साथी हैं, बेरोजगार जो घूम रहे हैं, उनकी जो आज स्थिति है बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंचे हुए हैं, उनको रोजगार कहीं नहीं मिल रहा है। लगातार आप देखोगे बीएसएनएल जैसे डिपार्टमेंट को एक झटके में उसको बंद कर देना। अगर हम देखेंगे जियो की प्रमोशन, मतलब एक प्राइवेट आदमी जो एक प्लान लेके आया है, जो इस देश में इंटरनेट लेके आया है, जो टेलीफोन का दुनिया मुट्ठी में करने की बात करता है, वो जो चीज इसमें लेके आया है, उसको प्रमोट करने के लिए, पेटीएम को प्रमोट करने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री जब शामिल होते हैं, हम देखेंगे उस बात को। तो उसके बाद बीएसएनएल का भी लगातार हम देख रहे हैं, बीएसएनएल का इन्होंने बंटाधार कर दिया, इतनी बड़ी कंपनी को तहस नहस कर दिया। इसी तरीके से रेल जैसे महकमे में आज देखेंगे कि 150 से ज्यादा 152 के आसपास रूटों को इन्होंने प्राइवेट लोगों के हवाले कर दिया है। कोरोना के नाम पे, कोरोना की बीमारी के नाम पे, कोरोना में जो हालात इन्होंने बनाए और कोरोना के नाम पे जो इन्होंने अवसर का इसका लाभ उठाया, उस वजह से आज देश में जो हालात इसके पैदा हुए हैं, उनको भी समझने की जरूरत है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, जब तक हमारे को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि असल में इनका फैसला लेने वाले लोग कौन है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने वाले लोग कौन है, बेरोजगारी को फैलाने वाले लोग कौन है, कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस बात का समर्थन किया कि इस देश में नई पेंशन स्कीम हो, पुरानी पेंशन स्कीम को बंद करना है, कैसे कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां उसमें शामिल थी, उन बातों को भी हमारे को समझने की जरूरत पड़ेगी। जब तक हम उनको नहीं समझेंगे, जब तक उन बातों की जानकारी हमारे को नहीं होगी, हमारे को अपने आप को भी अवेयर करना पड़ेगा, अपनी जानकारियों को भी बढ़ाना पड़ेगा, साथियों की जानकारी भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। और उस जानकारी को बढ़ाते हुए हम फैसला करें इस बात का कि लगातार जो सरकार फैसले लेती जा रही है, जिससे बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है, भूखमरी की समस्या पैदा हो रही है, देश में खाने का लिए अनाज उपलब्ध नहीं हो रहा, देश में बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ रही है, इन बातों को से निपटने के लिए हम अगर प्रयास करें इस बात का कि बिजली जैसा महकमा, जिसमें आज जरूरत है कच्चे पक्के रोजगार की, पक्के रोजगार हम उपलब्ध करा पाए, युवा साथी जो पढ़े लिखे साथी हैं उनको रोजगार मिल पाए। इसलिए इस महकमे में निजीकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी। निजीकरण अगर ज्यादा बढ़ेगा तो रोजगार घटेंगे, लगातार उसकी जो संख्या है वो बढ़ोतरी की ओर जाएगी। इसलिए अपन इसका प्रयास करें कि बिजली का डिपार्टमेंट है, हमारी यूनियन का फैसला लगातार इस बात के लिए है कि इस डिपार्टमेंट को बचाने के लिए हम अपने कर्मचारियों को भी अवेयर करें, अपने साथियों को भी समझाएं, अपने साथियों को भी आगे बढ़ाएं, उनको भी जानकारी इस बात की दें कि बिजली का जो महकमा है, इसके जो प्राइवेटाइजेशन है, उसके जो नुकसान है, उनसे हम उनको बचाएं और अपने साथियों की राजनीतिक समझ को भी ठीक करें, राजनीतिक जानकारियां भी उनको दें और सब बातें समझाते हुए इसमें आगे बढ़े। अंत में मैं युवा बेरोजगार साथियों का ने जो इसमें पेज पे जो समय दिया, उसके लिए उन साथियों का, एसएफआई के साथियों का, डीवाईएफआई के साथियों का और अपने सभी जो साथी इसमें जुड़े हैं उनका एक बार धन्यवाद करते हुए, उम्मीद करते हुए कि ऐसे जो कार्यक्रम हैं इनको साथी आगे बढ़ाते रहेंगे, अपने साथियों की समझ को पैना करने में, अपने साथियों की राजनीतिक समझ को ठीक करने में योगदान देते रहेंगे। और उचाना में जो साथियों ने ये बुलाया है सम्मेलन, इसकी शुभकामनाएं देते हुए ये कामयाब रहे, ये कामयाबी की ओर जाए और इन साथियों की समझ को ठीक करते हुए हम आगे बढ़े। आंदोलनों को सड़क पे ही नहीं, आप इस संसद और विधानसभा तक भी लेके जाएं, ऐसा प्रयास हम करेंगे और साथ ही इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी उम्मीद करते हुए साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से सभी साथियों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद साथियों।